sharing with you PDF file. Yesterday we have gone 62 questions. Okay. Now we will take 63 question that's highly significant. Even in 62 question that was associated with drama, and you will come to know that many times this question has been asked. Mystery play क्या है, everyman क्या है, interlude क्या है, miracle play क्या है, all these things you will come to know. In the same pattern, you will find question number 63. Which of the following is not true? ये जो है एज से रिलेटेड है और उसका डेट दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा जो है ट्रू नहीं है. एंग्लो नॉर्मन पीरियड 1066 से 1350, एज ऑफ चौसठ 1350 से 1400, डार्क मिडिल एज 1400 से 1450, रिनेशा 1453 से 1660, एलिजाबेथन एज 1558 से 1603, जैकोबियन एज 1603 से 1625, कैरोलिन एज 1625 से 1649, कॉमनवेल्थ पीरियड 1649 से 1680. या क्वेश्चन नंबर 63 का एच ऑप्शन रॉन्ग है. और आप देखेंगे कि जो इसमें एच ऑप्शन दिया हुआ है उसमें एक पॉइंट उन्होंने बताया कि जो कॉमनवेल्थ पीरियड है वो 1649 से लेकर 1660 ईस्वी तक था, न कि 1680 ईस्वी तक. सो व्हाट आई वांट टू टेल यू कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, वो आपका क्या है 63 का एच है. बाकी सब डेट सही है. एक जगह डेट आपको मिल गया एंग्लो सैक्सन का 1066, सॉरी एंग्लो नॉर्मन 1066 से 1350. जी मैडम. नहीं, रिनेशा में उसमें कोई वो है, मैं आपको बता रहा हूँ कि उसमें कोई ऐसा मिसप्रिंट की बात नहीं है. आई एम जस्ट टेलिंग यू क्यों यहाँ पे रहा है. सबसे पहला जो डेट है एंग्लो नॉर्मन 1066 से 1350 वो बिल्कुल सही है. एज ऑफ चौसठ 1350 से लेकर के 1400 तक वो बिल्कुल सही है. डार्क मिडिल एज 1400 से 1450 बिल्कुल सही है. रिनेशा की जो डेट है वो 1453 इसलिए यहाँ पे लिखवाया गया है कि 1453 जो है हिस्टोरिकली एकदम करेक्ट डेट है. याद होगा जब रिनेशा मैंने आपको पढ़ाया था तब ये बताया था कि तुर्क अटैक्ड कॉन्स्टेंटिनोपल, तुर्कों ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर हमला किया था. तो वो जो डेट है 1453 उस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको यहाँ पे रखा गया है. अगर 1453 की जगह राउंड फिगर में 1450 आता है तब भी उसमें गलत नहीं होगा. कारण है कि 2 साल 3 साल की चीजों को इधर उधर लिया गया. लेकिन ये जो पॉइंट मैंने रखा केवल और केवल एक एग्जैक्ट डेट इसलिए रखा गया कि ये चीज माइंड मेकअप करने के लिए कि 1453 में तुर्क अटैक्ड कॉन्स्टेंटिनोपल, 1453 से 1660, इस वजह से इसको रखा गया. एलिजाबेथन एज 1558 से 1603, जैकोबियन एज 1630 से 1625, कैरोलिन एज 1625 से 1649, कॉमनवेल्थ पीरियड 1649 से 1660 आना चाहिए था. आपको मैंने पहले भी बताया था कि एंग्लो नॉर्मन क्यों फेमस है. एंग्लो नॉर्मन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आया हुआ था, मिरेकल प्ले, मिस्ट्री प्ले, मोरालिटी प्ले. अगर आपको याद होगा जो अभी ऊपर का हमने डिस्कस किया है ये सब एंग्लो नॉर्मन पीरियड में आता है. अगर उसके पहले अगर आप एक जो एज मैंने नहीं लिखा एंग्लो सैक्सन जो कि 450 से 1066 तक है, वो किसके लिए फेमस रहा है. इंग्लिश का पहला एपिक बियोल्फ उस एज में आया हुआ था. एज ऑफ चौसर आप जानते हैं, चौसर के आने के लिए उन्होंने हीरोइक कपलेट का यूज किया, नैरेटिव टेक्निक दिया और स्टोरी टेलिंग मेथड दिया, मिडलैंड डायलेक्ट का यूज किया है. सो मेनी थिंग गोज इन द क्रेडिट या इन द अकाउंट ऑफ चौसर. डार्क मिडिल एज में कोई काम नहीं हुआ था इसलिए इसका नाम डार्क मिडिल एज रखा गया है. रिनेशा की पूरी हिस्ट्री मैंने आपको बताया था. कापरनिकस का कंट्रीब्यूशन, टॉलेमी का कंट्रीब्यूशन, कोलंबस का, वास्को डिगामा का, विलियम कैक्सटन का, गैलीलियो का, एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में तमाम जो डिस्कवरीज हुई थी. और ये कैसे इट वाज एन एज ऑफ इंडिविजुअलिज्म, कल्ट ऑफ ब्यूटी, ह्यूमनिज्म, वो तमाम बातें आपको बताई गई थी. और जो 1453 ये मैंने बताया था कि तुर्क अटैक्ड कॉन्स्टेंटिनोपल,
वहां पे वो हमला करते हैं, एंड कॉन्स्टेंटिनोपल वाज द कैपिटल ऑफ ईस्टर्न रोमन एम्पायर। वो सब चीजें रही हैं। और ये जो रिनेशा है उस छोटे छोटे एजेस में भी बटा था। वो जो छोटे छोटे एजेस हैं, एल्जाबेथन एज है जिसके बारे में आप बखूबी जानते हैं, जैकोबियन एज में जेम्स फर्स्ट थे, कैरोलिन एज में चार्ल्स फर्स्ट हैं। कॉमनवेल्थ पीरियड 1649 से 1660 तक रहा। इसमें दो महान आदमियों का नाम आता है, एक तो राइटर के रूप में जॉन मिल्टन, और पॉलिटिकल थिंकर के रूप में जो है आपके उनका क्या नाम, ओलिवर क्रामवेल और रिचर्ड क्रामवेल, इन सब का नाम। तो इस तरह से ये जो डेट है अनडाउटली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक जगह अगर मिल जाती है तो आधा लगभग हमारा एज कवर हो जाता है कि क्या क्या चीजें रही थी। बाकी आपको ये भी पता है कि 1642 ईस्वी में कैसे थिएटर को बैन किया गया था। आपको ये भी पता है कि 1643 ईस्वी में कैसे प्रेस को सेंसरशिप किया गया था। और 1644 में जॉन मिल्टन ने एक बड़ी किताब जो है प्रेस की फ्रीडम को लेकर के लिखा था, जिसका नाम एरियोपैजिटिका था। तो वो सब इसी एजेस में कवर करता है, खासकर कॉमनवेल्थ पीरियड वगैरह का जो समय रहा है। और सिविल वार भी हुआ था। जेम्स फर्स्ट का चार्ल्स फर्स्ट का एसासिनेशन भी हुआ था 1649 में। दीज थिंग्स यू फाइंड। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन मीन्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट चौसर। चौसर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ही इज फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, सही है। फादर ऑफ इंडिविजुअल एंड टाइप कैरेक्टर, सही है। ही इंट्रोड्यूस्ड हीरोइक कपलेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन लेजेंड ऑफ गुड वुमेन, सही है। प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स इज हिज मास्टरपीस, सही है। ही इज नोन एज मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन, ये गलत है। चौसर को मॉर्निंग स्टार ऑफ रिनेशा कहा जाता है, ना कि रिफॉर्मेशन कहा जाता है। ही रोट इनटू थ्री लैंग्वेजेस, ये भी सही, उन्होंने थ्री लैंग्वेजेस में लिखा। कौन कौन से? फ्रेंच में, लैटिन में और इंग्लिश में। जी में दिया गया ही इज द फर्स्ट स्टोरी टेलर इन इंग्लिश लिटरेचर, बिल्कुल सही है। तो यू विल कम टू नो कि एक क्वेश्चन नंबर 64 में आपको बहुत सारी स्टेटमेंट चौसर के बारे में मिलते हैं, और उनमें से एक स्टेटमेंट गलत है, बाकी सब सही है। और वह स्टेटमेंट क्या है? ई वाला गलत है। ही इज नोन एज मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन, नो नॉट मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन, बट मॉर्निंग स्टार ऑफ रिनेशा। क्वेश्चन नंबर 65 है, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट हीरोइक कपलेट। हीरोइक कपलेट के बारे में क्या सही नहीं है? इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई चौसर, बिल्कुल सही है। इट वॉज मेड पॉपुलर बाई ड्राइडन, बिल्कुल सही है। इट वॉज परफेक्टेड बाई अलेक्जेंडर पोप, बिल्कुल सही है। इट इज इन आयाम्बिक पेंटामीटर, अनस्ट्रेस्ड सिलेबल इज फॉलोड बाई स्ट्रेस्ड वन, ये भी सही है। इट हैज 5 feet और 10 syllable, ये भी सही है। इट वॉज एन आइडियल मीटर ऑफ रेस्टोरेशन, ऑगस्टन एंड एज ऑफ सेंसिबिलिटी, ये भी सही है। इट हैज पास आर्ट सेजरा, ये भी सही है। इट हैज टू टाइप्स, क्लोज्ड एंड रन ऑन हीरोइक कपलेट, ये भी सही है। आई में दिया है इट इज अनराइम्ड वर्ड फॉर्म, ये गलत है। हीरोइक कपलेट इज राइम्ड वर्ड फॉर्म। तो आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 65 में हीरोइक कपलेट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन एक जगह आपको दे दी गई है। तो अनडाउटली बहुत सारे फैक्ट हैं, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, और यू विल कम टू नो कि उसमें ज्यादातर चीजें सही, एक गलत है। जो एक गलत है उसको आपको करेक्ट करना है। तो इस तरह से हीरोइक कपलेट से रिलेटेड ए से लेकर के आई तक आपके पास जो इन्फॉर्मेशन वो सब सही हो जाएगा। तो ऑल दीज थिंग्स यू फाइंड कि इट इज अनराइम्ड वर्ड फॉर्म की जगह इट इज राइम्ड वर्ड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 66, विच इज नॉट। स्क्रीन सबको ऐसे ही दिखाई पड़ रहा है जी? देखिए, अगर प्रॉब्लम हो रही हो तो मैं फिर से जो है शेयर करूं, यही मैं कर सकता हूं। एक्चुअली में और लोग बता सकते हैं किसको 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 क्लियर नहीं है स्क्रीन? ओके ओके मैडम। ओके, या लेट मी टेक ओनली वन क्वेश्चन, फिर से मैं दोबारा शेयर करता हूँ, मैं देख लेता हूँ एक बार।
चूंकि अब ये जो स्क्रीन पे क्वेश्चन नजर आ रहा है तो करने के बाद ही कर सकते हैं। लेट मी टेक। तो उसमें जो ये था कि नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, which is not the feature of epic. Epic is a short narrative story in verse. It has grand style and elevated thought. दोनों सही है. It has two types, primary epic and literary. ये भी सही है. Characters are quasi divine figure. ये भी सही है. Virgil's Aeneid is the first literary epic of the world. It was imitated by Milton and translated by Henry Howard, Earl of Surrey. लेट मी टेक इट. मुझे लगता है इसके सारे ऑप्शन शायद सही है. एपिक इज अ, नहीं, 66 का एक गलत, ये गलत है. एपिक इज अ लॉन्ग नैरेटिव स्टोरी. 66 का ये जो है देखिए कितना माइन्यूट हो जाता है कि एपिक इज अ नॉट शॉर्ट नैरेटिव स्टोरी बल्कि एपिक इज अ लॉन्ग नैरेटिव स्टोरी. तो इन दिस वे यू विल कम टू नो क्वेश्चन 66 का ऑप्शन ए इज रॉन्ग. there is the word short. Instead of short you have to write long. Not short but long. Epic is a long narrative story in verse. दूसरा पॉइंट बी है, इट हैज ग्रांड स्टाइल एंड एलिवेटेड थॉट. ये सही है. इट हैज टू टाइप्स, प्राइमरी एपिक एंड लिटरेरी. सही है. कैरेक्टर्स आर क्वाजी डिवाइन फिगर. सही है. वर्जिस एनीड इज द फर्स्ट लिटरेरी एपिक ऑफ द वर्ल्ड. सही है. इट वाज इमिटेटेड बाय मिल्टन एंड ट्रांसलेटेड बाय हेनरी होवर्ड अलाफ्सरी. ये भी सही है. क्वेश्चन नंबर 67 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड. एडमंड स्पेंसर का एमोरिटी, जॉन डन का हॉली सोनेट, जॉन मिल्टन का ऑन हिज ब्लाइंडनेस, विलियम वर्ड्सवर्थ का डडन सोनेट, रॉबर्ट ब्राउनिंग का पुर्तगीज सोनेट. ये गलत है. रॉबर्ट ब्राउनिंग का पुर्तगीज, या एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग का होना चाहिए. या आई थिंक कि लेट मी शेयर इट अगेन. लेट मी शेयर इट अगेन. may I know, is it visible? Okay. So we have taken 67 question. Now question number 68. Who composed Milton on London 1802? ये पता है कि Milton on London 1802 इट्स अ सोनेट ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ. तो 68 का बी सही है. 69 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड. टॉटल्स मिसलेनी, यॉट एंड सरे, आन शेक्सपियर, मैथ्यू आर्नोल्ड, पाइड ब्यूटी, जीएम हॉपकिंस, कर्टल सोनेट, जीएम हॉपकिंस, एस्ट्रोफेल एंड स्टेला, सर फिलिप सिडनी, डेथ शैल नॉट बी प्राउड, जॉन मिल्टन. इसमें का 69 का एफ गलत है. लेकिन आज शेक्सपियर की जगह आप लोगों ने बताया था टू शेक्सपियर होना चाहिए मैथ्यू आर्नोल्ड का. तो जो गलत मैंने रखा था, या जो गलत मैंने रखा है वो 69 का एफ है. डेथ शैल नॉट बी प्राउड, इट्स अ सोनेट रिटन बाई जॉन डन. 69 में डेथ शैल नॉट बी प्राउड, इट्स अ सोनेट रिटन बाई जॉन डन. अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू, जब ये पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड, पहला टॉटल्स मिससेलेनी, ये किसने लिखा? यॉट एंड सरे ने लिखा. बिल्कुल सही है. आन शेक्सपियर की जगह टू शेक्सपियर कर लीजिएगा. जैसा आप लोगों ने बताया था कि उनके सोनेट का नाम टू शेक्सपियर है. आन शेक्सपियर आपने बताया था कि जॉन मिल्टन ने शायद लिखा था. तो हाँ, टू शेक्सपियर मैथ्यू आर्नोल्ड, पाइड ब्यूटी जीएम हॉपकिंस, कर्टन सोनेट जीएम हॉपकिंस, एस्टोफिल एंड स्टेला सर फिलिप सिडनी. And here is what, death shall not be proud. It has been written by whom? It has been written by not John Milton, but whom? But John Donne. What is Curtal sonnet? 11 lines, 10 and half lines, 13 lines, 14 lines. Already you know. B 70 का B सही है. 10 and half lines.
आपका वो सही है। और नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 71, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? एडमंड स्पेंसर इज नोन एज पोएट्स पोएट। द टाइटल वॉज गिवन बाय चार्ल्स लैम्ब, ये दोनों पॉइंट सही है। एडमंड स्पेंसर वॉज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द कोर्ट ऑफ क्वीन एलिजाबेथ बाय सर फिलिप सिडनी, ये भी सही है। Spencer wrote an elegy entitled Astrophel on the sad demise of Sydney. It's also correct. He wrote a Moriti collection of 90 sonnets. ये यही गलत है। एमोरिटी इज डेडिकेटेड टू हिज बिलव्ड एलिजाबेथ बॉयल, सही है। एपिथैलेमियन एंड प्रोथैलेमियन आर मैरिज सॉन्ग्स कंपोज्ड बाय स्पेंसर, सही है। आपको ध्यान में रखना है कि जो ये वाला ऑप्शन ई है 71 का ऑप्शन ई, ही रोट एमोरिटी, ये तो सही है। कलेक्शन ऑफ 90 सॉनेट नहीं है, बल्कि कलेक्शन ऑफ 88 सॉनेट। बहुत माइन्यूट सा है जो आपको पकड़ना है। मैंने आपको जो लिखवाया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट 71 में, एडमंड स्पेंसर इज नोन एज पोएट पोएट, सही है। द टाइटल वाज गिवन बाय चार्ल्स लैम, ये भी बात सही है। एडमंड स्पेंसर वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द कोर्ट ऑफ क्वीन एलिजाबेथ बाय सर फिलिप सिडनी, ये भी सही है। स्पेंसर रोट एन एलिजी इन टाइटल एस्टोफेल ऑन द सैड डिमाइज ऑफ सिडनी, ये भी सही है। ही रोट एमोरिटी कलेक्शन ऑफ 90 सॉनेट्स की जगह कलेक्शन ऑफ 88 सॉनेट्स, सब ये सही हो जाएगा। एमोरिटी इज डेडिकेटेड टू हिज बिलव्ड एलिजाबेथ बॉयल, ये भी सही है। एपिथैलेमियन एंड प्रोथैलेमियन आर मैरिज सॉन्ग्स कंपोज्ड बाय स्पेंसर, ये भी सही है। व्हाट इज इक्लॉग? डिवीजन ऑफ सोनेट, डिवीजन ऑफ लिरिक, डिवीजन ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग, डिवीजन ऑफ पैस्टोरल पोएम्स। 72 का डी, डिवीजन ऑफ पैस्टोरल पोएम्स, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका। इक्लॉग, ECLOGUE, व्हाट इज इक्लॉग? डिवीजन ऑफ पैस्टोरल पोएम्स। डिवीजन ऑफ पैस्टोरल पोएम्स। Now the next question, question number 73. Which of the following is incorrect? Spenserian stanza is a 9 lines stanza. It's right. First 8 lines are in iambic pentameter, correct, and 9 in hexameters. A B सही है। Iambic pentameter means 5 feet are 10 syllable. Iambic hexameter means 6 feet are 12 syllable. Now the next option is its rhyme scheme is ABABBCBCC, ये भी सही है। ABABBCBCC। डी में दे रहा स्पेंसरियन स्टैंजा इज एन इमिटेशन ऑफ एरियास्टोज अट्वा राइमा। हाइमेन इज गॉड ऑफ मैरिज एंड क्यूपिड गॉड फॉर फ्रेंडशिप। 73 का ई रॉन्ग है, बाकी सब सही है। हाइमन इज गॉड ऑफ मैरिज एंड क्यूपिड गॉड फॉर फ्रेंडशिप, या लव, गॉड ऑफ लव, काम देवता। 73 में यू विल कम टू नो स्पेंसरियन स्टैंजा इज अ 9 लाइन स्टैंजा, इट्स राइट या करेक्ट आंसर। फर्स्ट 8 लाइन्स आर इन आयाम्बिक पेंटामीटर, सही है। 9 इन हेक्सामीटर, सही है। इट्स राइम स्कीम इज ABABBCDCC, सही है। स्पेंसरियन स्टैंजा इज एन इमिटेशन ऑफ एरियास्टोस अट्वा राइमा। मतलब स्पेंसरियन स्टैंजा में कुछ नहीं किया गया, शुरू की 8 लाइन जो अट्वा राइमा का रहा है वही उन्होंने कॉपी किया था। लास्ट वाली लाइन को उन्होंने चेंज कर दिया था, उसको उन्होंने हेक्सामीटर कर दिया था। बाकी जो एरियास्टोस का अट्वा राइमा सेम वही पैटर्न, 8 लाइन इसी पैटर्न पे रही, 9वीं लाइन अलग से उन्होंने जोड़ करके वो किया है। हाइमन इज गॉड ऑफ मैरिज एंड क्यूपिड इज गॉड ऑफ लव। नाउ क्वेश्चन नंबर 74, हु सेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एलिजाबेथन
age, a noble and puissant nation, rousing herself like a strong man after sleep and shake her invincible locks. A very important question. It has been said by John Milton. 74 का ए सही है, जॉन मिल्टन, जॉन डन, एडमंड स्पेंसर, विलियम शेक्सपियर. इट हैज बीन सेड बाय जॉन मिल्टन एलिजाबेथन एज के बारे में. In which poem Spencer talks about the countryside beauty of England, Shepherd's Calendar, Amoriti, Epithalamion, Prothalamion. 75 का ये सही है. शेफर्ड्स कैलेंडर में वो बात करते हैं. शेफर्ड्स कैलेंडर इज अ ब्यूटीफुल पोयम, पेस्टरल पोयम written by Edmund Spenser in which he talks about countryside beauty of England from January to December. जनवरी से दिसंबर तक जो कंट्री साइड इंग्लैंड है उसकी खूबसूरती कैसे नजर आती है, उसकी ब्यूटी कैसे नजर आती है, उन्होंने उसके बारे में बात किया है. सो और जनवरी टू दिसंबर 12 months. It is divided into 12 इकलाग. और आपको ये पता है एमोरिटी के बारे में अभी डिस्कशन किया गया कि एमोरिटी इज अ कलेक्शन ऑफ सोनेट. स्पेंसर का ये जो उन्होंने अपनी बिलव्ड एलिजाबेथ बॉयल को डेडिकेट किया, इसमें 88 सॉनेट्स है. एपिथैलेमियन जो है सेल्फ मैरिज सॉन्ग है. प्रोथैलेमियन अदर्स मैरिज सॉन्ग है. नाउ क्वेश्चन नंबर 76. What is not true about Fairy Queen? It's a long narrative poem in epically manner. सही है. It is divided into 12 books. यही गलत है. It is in 6 books. So first 3 books was completed in Kilcolman in 1589 and other 3 books in 1595. It is an allegorical poem. इसमें से 76 का क्वेश्चन नंबर बी, इट इज डिवाइडेड इनटू 12 बुक्स. ये जो है गलत है. एक टोटल कितनी किताबों में है? 7 किताबों में थी, जिसमें से 6 कंप्लीट है, 7वीं जल गई थी, 6 ही प्राप्त हुआ है. इसीलिए ऑप्शन सी अगर आप देख लेंगे तो ऑलरेडी बी क्लियर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 77. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट सर फिलिप सिडनी? ही वॉज अ कोर्टियर एज वेल एज पोएट. सही है. ही कंपोज्ड आर्केडिया, अ पेस्टरल रोमांस interposed with eclogues in which shepherds and shepherdess sings of the delight of rural life. ये भी सही है. ही इज द एपोलॉजी फॉर पोइट्री. ऑप्शन नंबर 77 का सी बहुत इंपॉर्टेंट. मैं नहीं कर रहा हूं ये गलत या सही है, लेकिन आप इसको जरूर ध्यान में रखिएगा. ही इज द एपोलॉजी फॉर पोइट्री 1595, जनरली कॉल्ड डिफेंस ऑफ पोइजी. इट इज फर्स्ट क्रिटिकल एसे इन इंग्लिश. राइट है. इट वॉज रिटन इन रिस्पॉन्स टू अ पैम्फलेट बाई स्टीफन गोसोन कॉल्ड द स्कूल ऑफ एब्यूज. सही है. एस्ट्रोफिल एंड स्टेला इज द कलेक्शन ऑफ sonnet written by him. सही है. His beloved was Laura. This is wrong. Laura was the beloved of whom? Yeah, Petrarch. Laura was the beloved of Petrarch. Laura was the beloved of Petrarch. So you will come to know कि 77 में सब कुछ सही है, लेकिन एक चीज गलत है. वो कौन सी चीज है? दैट इज एफ. और फिर से मैं 77 बताना चाहूंगा. He was a courtier as well as poet. Option A is right. He composed Arcadia, a pastoral romance interposed with eclogues in which shepherds and shepherdess sing of the delight of rural life. Already I told you कि eclogue is what? Eclogue is the division of pastoral poem. Pastoral pastoral poem. Pastoral poem. And now 77 का C. He is the apology for poetry. 1595, generally called defense of poesy. It is first a critical essay in English. It's also right. It was written in response. It का मतलब कि apology for poetry. It was written in response to pamphlet by Stephen Gosson called the School of Abuse. Right है. Astrophel and Stella is a collection of sonnets written by him. सही है. His beloved was Laura. It's wrong. And the right is his beloved was Stella. Penelope Devrex. Now, question number 78. Which of the following is not true about Francis Bacon? He is known father of English essay.
सही है। बेकन वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रेंच एसेइस्ट मॉन्टेन, फादर ऑफ एसे, सही है। ही कॉल्ड हिज एसेज डिस्पर्स मेडिटेशन, सही है। ही वाज अ फॉर्मल एसेइस्ट, ये भी सही है। ही रोट 58 essays which published in 1597, 1612 and 1625. His remarkable works are Advancement of Learning, Novum Organum and the New Atlantis. He wrote in aphoristic style, used Latin quotation, सही है। Practical wisdom is another characteristics of his essay. He wrote about his relatives in his essay. It's wrong. उन्होंने अपने कभी भी रिलेटिव को, दोस्तों को या किसी और को लेकर के कुछ नहीं लिखा। तो अगर रॉन्ग में आएगा तो क्या चीज आएगा? दैट इज द या आई। बल्कि वो कौन से एसेइस्ट है? फॉर्मल एसेइस्ट। तो फॉर्मल एसेइस्ट ने कभी भी अपने दोस्तों वगैरह के बारे में लिखा ही नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और किसी को इसमें कोई डाउट? लेट मी टेक क्वेश्चन नंबर 79। Who called Bacon the wisest, the brightest, and the meanest of mankind? John Dryden, Alexander Pope, John Milton, William Shakespeare, that is Alexander Pope। 79 का बी। A short, pithy, and indirect way of saying is known as epigram, oxymoron, proverb, antithesis। क्वेश्चन नंबर 80 का आप बताइएगा। एपीग्राम, एग्जैक्टली। You will come to know a short, pithy, and indirect way of saying. This is epigram. Why? Already I told you कि when you talk about proverb, proverb means what? Proverb means that there is a, एक तरह से if I say कि practical experiences of life. When you say face is not the index of the heart. When you say face is not the index of the heart, this is what? This is the proverb. But there is not, undoubtedly there is also the indirect way of saying. But when you use this particular word, this short, pithy statement, it refers to what? It refers to this thing. Yeah, I think I was taking which question? Question, 81, sir. yeah, 80, 81. Sir, So you are explaining 80. yeah, I was explaining 80. A short, pithy, and indirect way of saying. When you say a short, pithy, and indirect way of saying, this is what? This is the epigram. This is the definition of epigram. आ, क्या आवाज सबको स्लो जा रही है? हेलो?
या आई वाज सेइंग कि जो ये है अ शार्ट पिची एंड indirect way of saying this is what, this is epigram. Now question number 81, revenge is a kind of wild justice has been taken from of studies of revenge, of marriage, of friendship. This has been taken of revenge. 81 का ये बी है, ऑफ स्टडीज से नहीं लिया गया है, ऑफ रिवेंज से लिया गया है. रिवेंज इज अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस. दिस इज व्हाट, इट्स अ स्टेटमेंट. व्हाट टाइप ऑफ स्टेटमेंट? एपिग्रामेटिक या एपिग्राम है. और यू विल कम टू नो कि इसमें जो है क्या किया गया है, इस पार्टिकुलर चीज को कहाँ से लिया गया है, ऑफ रिवेंज से लिया गया है. नाउ क्वेश्चन नंबर 82, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट बेन जॉनसन. बेन जॉनसन के बारे में क्या सही नहीं है? ही वॉज द फर्स्ट लाउरिएट पोएट, सही है. अ वेल नोन ड्रामेटिस्ट ऑफ कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, ये भी सही है. एवरी मैन इन हिज ह्यूमर एंड एवरी मैन आउट ऑफ ह्यूमर आर हिज वेल नोन कॉमेडी, सही है. हिज ड्रामा द पोएटेस्टर इज द रिजल्ट ऑफ द क्वेरल फ्रॉम हिज कंटेम्प्रेरीज, सही है. द कॉमेडी सिंथियाज रिवेल सैटिराइजेस द ह्यूमर ऑफ द सोसाइटी, सही है. सिजेनस एंड कैटलिन आर द टू फेमस रोमन ट्रेजिडीज ऑफ बेन जॉनसन. Walpole are the fox, the alchemist and epicon are silent women are the famous comedies of Ben Jonson. नाउ थोड़ा सा इसमें मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा है, क्या मैंने सब सही कर दिया है क्या? जो है आप इसमें से देखिए कि आपको कौन सा लग रहा है. ही वॉज द फर्स्ट लाउरिएट पोएट, ये बात तो सही है. अ वेल नोन ड्रामेटिस्ट ऑफ कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, ये भी सही है. Every man in his humor and every man out of humor are his well known comedies, ये भी सही है. His drama The Poetaster is the result of the quarrel from his contemporaries, ये भी सही है. The comedy Cynthia's reveals satirizes the humor of the society, एक थोड़ा सा ये डाउट लग रहा है. Sejanus and Catiline are two famous Roman tragedies of Ben Jonson. Walpole are the fox, the alchemist and Epicene are silent women are the famous comedies. Walpole are fox बिल्कुल सही है, तो इसका are famous comedies but they are the satirical comedies. Walpole are the fox, the alchemist and Epicene are silent women are the famous comedies of Ben Jonson but they are the satirical comedies. एक्चुअली में 82 पे मार्क कर लीजिए, इसमें हमको दो ऑप्शन थोड़ा सा लग रहा है. जब तक मैं इसको खुद क्लियर नहीं कर लूँगा आई कांट से. इसमें जो है मुझे लगता है कि जो है वो जी वाले में ही कुछ मामला है, या तो उसके सब टाइटल में है कोई मामला, या तो उसके जो है यहाँ पे सैटिरिकल कॉमेडीज आना चाहिए था वर्ड. इसको 82 को वी विल एक्सप्लेन लेटर ऑन. क्वेश्चन नंबर 83 है द ऑथोराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल केम इन विच ईयर. 1611, 1612, 1613, 1614, 1611 में आया हुआ है. 83 का ए होगा. ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है. द ऑथोराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल, किंग जेम्स फर्स्ट के लीडरशिप में ये चीज हुआ था. सर आपकी आवाज बहुत धीमे आ रही है. आवाज मेरी स्लो जा रही है? यस सर. अब सर अब कुछ ठीक आ रही है. अच्छा, नाउ नाउ लेट मी नो अब कैसी जा रही है. हेलो. सर अब सही है. नाउ प्रॉपर, नाउ प्रॉपर. ओके 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 ओके. देन आई सेड कि आई विल टेक क्वेश्चन नंबर 82 लेटर ऑन. इसमें आई हैव अ लिटिल डाउट. आफ्टर क्लियरिंग दैट डाउट देन आई वुड लाइक टू टेल यू आंसर. आई हैव टेकन क्वेश्चन नंबर 83, दैट इज व्हाट द ऑथोराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल केम इन विच ईयर. 1611 में आया हुआ है. 83 का ए. क्वेश्चन नंबर 84 है हु कॉल्ड हिमसेल्फ सन ऑफ बेन. कैवालियर पोएट्स, कैरोलिन पोएट्स, मेटाफिजिकल पोएट्स, नन ऑफ दीज कैवालियर पोएट्स. 84 का ए. क्वेश्चन नंबर 85 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट. नोवेला इज एन इटालियन वर्ड, इट मीन्स थिंग्स रिसेंटली ओरिजिनेटेड आर लिटिल न्यू थिंग.
नावेलिट इज लॉन्गर देन शार्ट स्टोरी एंड शार्टर देन नावल, सही है। द मोस्ट पॉपुलर वर्ड फॉर द नावल इन यूरोपियन लैंग्वेज इज रोमन, सही है। द नावल ओरिजिनेटेड इन द 18th सेंचुरी, सही है। फिक्शन इज अ ब्रॉड टर्म विच कंटेन्स एनी टाइप ऑफ नरेशन। सैमुअल रिचर्डसन इज नोन एज फादर ऑफ इंग्लिश नावल, ये गलत है, एफ गलत है। एफ का क्या होगा? सैमुअल रिचर्डसन इज नोन एज फादर ऑफ नॉट इंग्लिश नावल, बल्कि इनकी जगह हेनरी फील्डिंग होगी। हेनरी फील्डिंग इज नोन एज फादर ऑफ इंग्लिश नावल। हेनरी फील्डिंग। क्वेश्चन नंबर 86 है, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ राउंड एंड फ्लैट कैरेक्टर? यू विल कम टू नो ई एम फास्टर, जेम्स जॉयस, हेनरी जेम्स, विलियम जेम्स। ई एम फास्टर का कॉन्सेप्ट है कि ई एम फास्टर गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट? द कॉन्सेप्ट ऑफ round and flat character in his book Aspects of the Novel, which published in 1927. In that book he told that there are 7 aspects of the novel. Question number 87, which of the following is mismatched? Comic epic in prose, हेनरी फील्डिंग का स्टेटमेंट है, सही है। मिलियन विंडोज, हेनरी जेम्स का स्टेटमेंट है, सही है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक, विलियम जेम्स का है, सही है। एपिस्टेलरी नावल, सैमुअल रिचर्डसन, सही है। हिस्टोरिकल नावल, डी एच लॉरेंस, ये रॉन्ग है। हिस्टोरिकल नावल के बड़े राइटर वॉल्टर वॉल्टर स्कॉट। 87 में समझ में आ गया ना कि 87? एस्पेक्ट ऑफ नॉवेल में किस सन में है सर? 1927 में। क्वेश्चन नंबर 87 कवर हो गया। 87 में जो ऑप्शन ई है वो गलत है। हिस्टोरिकल नावल के बड़े राइटर डी एच लॉरेंस ना हो करके सर वॉल्टर स्कॉट है, उनको आपको लेना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 88 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू 4 व्हील्स ऑफ द नावल? सैमुअल रिचर्डसन, हेनरी फील्डिंग, टोबियस स्मॉलेट, लॉरेंस हिस्टन, ओलिवर गोल्ड स्मिथ। 88 का ऑप्शन ई गलत है। ओलिवर गोल्ड स्मिथ 4 व्हील्स ऑफ द नावल में नहीं आते हैं, बाकी ऊपर के चारों 4 व्हील्स ऑफ द नावल में आते हैं। सैमुअल रिचर्डसन भी 4 व्हील्स ऑफ द नावल में है, हेनरी फील्डिंग भी आते हैं, टोबियस स्मॉलेट भी आते हैं, लॉरेंस हिस्टन भी आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड? इसमें कौन सा मिसमैच्ड है? रीजनल नावल, टॉमस हार्डी, सही है। वेसेक्स, टॉमस हार्डी, सही है। मालगुडी, आर के नारायण, सही है। कांथापुरा, राजा राव, सही है। डोमेस्टिक नावल, जॉर्ज इलियट, गलत है। डोमेस्टिक नावल की बड़ी राइटर कौन है? जेन ऑस्टिन। जेन ऑस्टिन। शिवपाल जी आप कहाँ से बोला? आपकी आवाज में पहचान रहा हूँ। जेन ऑस्टिन। ये सब बड़े कॉमन क्वेश्चन है, नेवर फॉरगेट दीज थिंग्स। क्वेश्चन नंबर 90 है, हु रोट एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवेल? हेनरी जेम्स, ई एम फॉस्टर, विलियम जेम्स, जेम्स जॉयस, दैट इज ई एम फॉस्टर। E.M. Foster. या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? आर्ट ऑफ फिक्शन, हेनरी जेम्स, सही है। आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ फिक्शन, पर्सी लब्बाक, सही है। 7 स्टेप्स अराउंड द फायर, महेश दत्तानी, सही है। 7 एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवेल, ई एम फॉस्टर, सही है। रेटरिक ऑफ फिक्शन, वेन सी बूथ, सही है। द कंपनी वी कीप, जेम्स जॉयस, रॉन्ग है। द कंपनी वी कीप के भी राइटर जो है वेन सी बूथ है, जो ई वाले के राइटर हैं। रेटरिक ऑफ फिक्शन एंड द कंपनी वी कीप, उनकी 2 इंपॉर्टेंट किताबें हैं। सर एक बार रिपीट कर दीजिए इसका, द कंपनी वी कीप का राइटर? वेन सी बूथ जो ई के राइटर, वही एफ के राइटर। ई और एफ के राइटर दोनों एक ही। ई वाले में आप देख लीजिएगा, जो ई के राइटर है वही एफ के राइटर है।
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच। ये जितनी किताबों के नाम आ रहे हैं बहुत अच्छे ढंग से आपको कवर करना है, किसी तरह से उसमें वो ना करिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच, राइज ऑफ द नावल इयान वैट सही है, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी विलियम जेम्स सही है, अ पैसेज टू इंडिया ई एम फास्टर सही है, माउरिस ई एम फास्टर सही है, सन्स एंड लवर्स डी एच लॉरेंस सही है, यूलिसिस जेम्स जॉयस सही है, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी हेनरी जेम्स सही है, द पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन जेम्स जॉयस सही है, टाइम मशीन एच जी वेल सही है, एनिमल फार्म जॉन गिब्सन गलत है, यहाँ पे जॉर्ज आरवेल होना चाहिए। 92 का जे गलत है। ये सारी किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है, यू कांट लीव इवन अ सिंगल बुक। 92 का जे एनिमल फार्म किसका वर्क है? जॉर्ज आरवेल का। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 93, हु रोट 1984। 1984 ई एम फॉस्टर, हेनरी जेम्स, जॉर्ज आरवेल। सर जॉर्ज जॉर्ज या ऑरवेल। जॉर्ज आरवेल का वर्क है, बहुत फेमस वर्क है, ये भी साइंस फिक्शन का एग्जाम्पल है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, far from the madding crowd, mayor of Canterbury, Tess of the D. Urba Wiles, and Jude the Obscure are example of historical novel, regional novel, gothic novel, picaresque novel. So that is an सर example of रीजनल नॉवेल। regional रीजनल। novel written by Hardy. Which of the following is not correct about picaresque novel? The word picaresque came from Spanish word picaro, which means rogue, knave, vagabond, and scoundrel. The protagonist moves from one place to another place, and the novelist gets the opportunity to describe the manner, attitude, and way of living of different places. It is the earliest form of the novel. It is realistic in fiction and episodic in structure. Gil Blas is the first picaresque novel of the world, written by Lee Sage. Thomas Nash's The Unfortunate Traveller or The Life of Jack Wilton is the second picaresque novel in English. You will come to know F ही गलत है। Thomas Nash's The Unfortunate Traveller or The Life of Jack Wilton is the first picaresque novel in English, ना कि second picaresque novel। सर एक मिस हो गया है 94। 94। 94 क्या हुआ है या 94? सर मिस हो गया है। 94 अच्छा, ओके ओके ओके। 96 कवर कर लिया ना आपने? 94 में है यस कि सर। 94 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? पामेला सैमुअल रिचर्डसन सही है, जोसेफ एंड्रयूज हेनरी फील्डिंग सही है, विकार ऑफ वेकफील्ड ओलिवर गोल्डस्मिथ सही है, प्राइड एंड प्रेजुडिस जेन ऑस्टिन सही है, कैसिल ऑफ ऑटरांटो होरेस वालपोल सही है, इवान हो हार्डी ये गलत है। याद होगा इवान हो और ये सब जो है आपका क्या रहा है? हिस्टोरिकल नॉवेल है। किसका? स्कॉट। या सर वॉल्टर स्कॉट, केनिल वर्ट, तलिस्मा, इवान हो। इसमें जितने टेक्स्ट दिए गए हैं, यू डोंट हैव टू मिस इवन अ सिंगल टेक्स्ट, इवन अ सिंगल क्वेश्चन। खास करके पूरे क्वेश्चन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और फॉर्म्स एंड मूवमेंट को लेके कवर करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 96 ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, फिर भी मैं रिवीजन करा दे रहा हूँ कि सर 96 95 का रीजनल नॉवेल है सर, 95 बी। रीजनल नॉवेल। यस। 96 का एफ, जो एफ है ये टॉमस नैश का द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर और द लाइफ ऑफ जैक विल्टन इज द सेकंड पिकारेस्क नॉवेल, ये गलत है, इट इज द फर्स्ट पिकारेस्क नॉवेल। जो उसका आंसर होगा क्या होगा? फर्स्ट पिकारेस्क नॉवेल। नाउ क्वेश्चन नंबर 97, द सब टाइटल ऑफ प्राइड एंड प्रिजुडिस इज। 97 का ये है फर्स्ट फर्स्ट इंप्रेशन। इम्प्रेशन। या सर फर्स्ट इम्प्रेशन इज राइट। या
व्हाट डू यू मीन बाय एपिस्टल? 98 का ए लेटर, लेटर। पहला 98 का ए। हु हैज रिटन द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग? सर अरुंधति रॉय। 99 का ए। हु रोट टू ट्रेन टू पाकिस्तान? सर खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह। या प्लीज फाइंड आउट द मिसमैच्ड कॉलम, द मिस्ट्रीज ऑफ उडाल्फो, मैथ्यू लेविस, द मॉन्क, मैथ्यू लेविस, वटेक, विलियम बेक फोर्ड, कैस, मॉन्क वगैरह। हाँ, कैसिल ऑफ ऑट्रेंटो, होरेस जी। ये मॉन्क सर उसका ओलिवर गोल्ड स्मिथ का। द मॉन्क ओलिवर गोल्ड स्मिथ का, मैथ्यू लेविस का। या बी ओलिवर, इज करेक्ट। या बी इज, या बी को करेक्ट करना है, या इसमें से प्लीज फाइंड आउट द मिसमैच कॉलम बी। What we have to write in the place of Matthew ओलिवर गोल्ड स्मिथ का ये द मॉन्क रहा, एज पर एज आई रिमेंबर। या हियर आई एम आल्सो मिसिंग, बट रिमेंबर दैट क्वेश्चन नंबर 101 और एक और मैंने क्वेश्चन बताया था, कौन सा था? सर 82। 82. These two questions you have to reserve it after checking. लेकिन जो बता रहे हैं शिवपाल जी वो सही, द मॉन्क का मुझे एज पर एज आई आल्सो रिमेंबर कि ये मैथ्यू लेविस का नहीं है, बट थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है वेदर इट इज़ एसोसिएटेड विद ओलिवर गोल्ड स्मिथ और एनी अदर राइटर। होगा तो बी ही करेक्ट करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 102, हु रोट इमा, प्राइड एंड प्रिजुडिस, सेंस एंड सेंसिबिलिटी, मैसफील्ड पार्क, नार्थेंजर अबे एंड परसुएशन, जेन ऑस्टन। Jane Austen। या हु सेड द नॉवेल इज अ समरी ऑफ एक्चुअल लाइफ, ये तो 103 का ए है, जॉर्ज मेरेडिथ का, जॉर्ज मेरेडिथ। या and remember that ki I can take but these questions, and whatever the remaining questions we have we would like to go in the evening anyhow। आज मैं evening में उसे cover करूँगा because I have to go somewhere। yeah Excuse me, sir. Excuse me, sir. जी। Sir, for the proverb you are saying that practical. in proverb you find the practical wisdom। Vessel makes much noise, and about that type of sentences are called proverb. एक्चुअली आई वॉज टेलिंग यू प्रोवर का मतलब ये होता है कि विच यू फाइंड इन डे टू डे एक्सपीरियंस, बट दैट एक्सपीरियंस वॉज गिवन बाई आवर फोर फादर्स एंड इट हैज़ व्हाट इट हैज़ अ वेरी डीप सेंस ऑफ मीनिंग इन प्रोवर। इफ़ यू से कि फेस इज नॉट द इंडेक्स ऑफ द हार्ट, तो इट डज नॉट मीन ओनली कि दैट हियर इज द इनडायरेक्ट वे ऑफ सेइंग face is not the index of the heart, undoubtedly there is the indirect way of the saying, but it has what deep sense of meaning। But when you talk about epigram, so in epigram it does not mean that there is a what, there is a deep sense of meaning। There may be short pithy statement and undoubtedly that's highly significant, but this is the very difference between proverb and epigram। epigram में short pithy statement होगा, but in proverb में you will come to know कि with short and pithy statement or indirect way of saying there is a deep sense of meaning, and that deep sense of meaning did not come in one day। Actually it's the experience of our father forefathers, they experienced, after it they just gave a particular statement seeing so many things, तब उन्होंने उसको जाकर के कहा जो है कि हाँ ये प्रोवर्ब होगा। एक जो कहा जाता है कहावतें, if you use the word कि all that glitter is not gold, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, तो इनडायरेक्ट वे Barking dog seldom bite. seldom bite, yeah, And empty vessels makes much noise. makes much noise, yeah। Okay, okay, Thank you, sir. okay।